अबे गई रे गई, गाड़ी गई रे, गाड़ी गई, पकड़ो रे अरे गई गई गई। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। चप्पल चले गए। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। मालेगांव शहर में अक्सर ये होता था कि मालेगांव में आईपीएस ऑफिसर इस तरीके का मुतालबा किया जाता था। जब जिस वक्त तो एएसपी के तौर पर अनिकेत भारती एएसपी थे, उस वक्त तो तेगबीर सिंह सिंधु मालेगांव में आईपीएस ऑफिसर बन के आए। इब्तिदा में इनकी कार्रवाई तो बहुत अच्छी रही। इसके बाद में मालेगांव सिटी और मालेगांव कैंप, इन दो इलाके में डीवाईएसपी साहिबान का सूरज गुंजाड़, इन लोगों का तबादला हो गया। तो सिटी डीवाईएसपी के तौर पर मालेगांव शहर में सिद्धार्थ बरवाल ये आईपीएस ऑफिसर करके आए। तो मालेगांव शहर को इत्मीनान हुआ कि मालेगांव शहर में 2 आईपीएस ऑफिसरान हो गए। वहीं सूरज गुंजाड़ के जाने के बाद कैंप डीवाईएसपी का ओहदा खाली था। इस बाबत यहाँ पर सुदर्शन दुग्गड़ नामी आईपीएस ऑफिसर आए हुए हैं, यानी मालेगांव में अब 3 आईपीएस ऑफिसरान हो गए। तो मालेगांव शहरियान को एक बहुत ज्यादा उम्मीद जाग जाती है कि अब कहीं न कहीं से जराइम कराइम मंशियात और समाजी बुराइयों पर कदगन लगेगा। वहीं शहर ये भी सवाल कर रहा है कि आनंद फानंद मालेगांव में 3 आईपीएस ऑफिसरान का आना कहीं एसआईटी के लिए सूझमंद साबित तो नहीं होगा। क्या ये ऑफिसरान मालेगांव शहर के लिए जहमत होंगे या रहमत? मालेगांव शहर से क्राइम कम होगा या मालेगांव शहर पर इन ऑफिसरान के आने से मजीद शिकंजा कसेगा? इस बाबत शहरियान में तशवीश है। अल्लाह करे कि मालेगांव के ये 3 आईपीएस ऑफिसरान के, जबकि मालेगांव शहर हमेशा 1 आईपीएस ऑफिसर के लिए उम्मीद करता था, आज 3 आईपीएस ऑफिसरान हो गए। तो आवाम को ये उम्मीद जाग गई है कि इंसानियत के नाते ही सही, कम से कम मालेगांव शहर में समाजी बुराइयों पर कदगन लग सकेगा। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इन 3 ऑफिसरान से मालेगांव शहर को कितना फायदा होगा। समाजवादी की आयशा नगर विंग में एक बड़ी दरार पड़ते हुए दिखाई दे रही है कि शेख मोहसिन शेख जहीर, जो निहाली वर्कर थे, बाद में समाजवादी में शामिल हुए, मुस्तकिम डिग्नेडी की आदत में हमेशा आयशा नगर इलाके में फलाही और रिफाई काम काज किया करते थे। अच्छे सोशल वर्कर के तौर पर मालेगांव शहर में मशहूर है। अब माना जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 से इनको मजलिस की जानिब से उम्मीदवारी दी जानी है, जो यकीनन तय है। इस बाबत डॉक्टर खालिद साहब ने शेख मोहसिन से मुलाकात भी की। आने वाले दिनों में शेख मोहसिन के वार्ड नंबर 3 से खड़े होने से क्या मालेगांव की सियासत में चेंजिंग आती है, इस बाबत आप देखेंगे। बहरहाल शेख मोहसिन जमीनी वर्कर हैं, आयशा नगर और अतराफ के वार्ड नंबर 3 के मसाइल को लेकर हमेशा मुतारिक रहते हैं। अगर इनको मजलिस का टिकट मिल जाता है तो माना जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी यकीनन मजबूत होगी। दरेगांव शिवार में वाक़े नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे जो बस्ती है, ये वहाँ की है तस्वीर वीडियो कि आप देख रहे होंगे कि अंडर ड्रेनेज की वजह से जहाँ नलों में गंदा पानी आ रहा है, वहीं अंडर ड्रेनेज की मिस्टेक की वजह से लाखों लीटर पानी भी ज़ाया हो रहा है। ये चेंबर जो आप देख रहे होंगे, इस चेंबर में पानी की पाइपलाइन की फिटिंग सही तरीके से ड्रेनेज वालों ने नहीं की, जिसके बायस लाखों लीटर पानी बह रहा है। ऊपर से बारिश का पानी, नीचे से अंडर ड्रेनेज वालों का पानी। आवाम किस तरीके से जिए? कारपोरेशन को अंडर ड्रेनेज वालों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आखिर कमिश्नर इस बाबत कार्रवाई कब करेगा? 40 गांव मूसा कादरी बाबा पीर मूसा कादरी साहब सरकार की दरगाह पर ये नज़ारा आप देख रहे होंगे कि पूरे महाराष्ट्र में जहां पानी सैलाब की वजह से लोगों को तकलीफ है, वहीं मूसा कादरी साहब का क्या हाल है, अकीदतमंदान ये देख सकते हैं। देखो भैया, ये नाला पौर वाली यहाँ पे सुबह से करीबन हमने 10 से 15 गाड़ी निकाल चुके। कोई साइकिल लेके गिर गया, कोई मोटरसाइकिल लेके गिर गया। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। जो नाला है ब्लॉक हो चुका है। ऊपर से पानी जाने की वजह इसकी है कि नीचे जो पाइप था वो ब्लॉक हो गया है, इसके लिए ऊपर से पानी जा रहा है। यहाँ पे जाने का खतरा है लोगों को। बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ में आ रहे, देख रहे। कोई बहते हो सुबह तो बच्चों को भी निकाला हूँ।
एक मोटरसाइकिल वाले को भी निकाला हूँ। अभी आपने देखा एक 4 चक्के में बेचारा जा रहा ठेला लेके, वो भी मतलब भाई रहे थे, तो उनको जैसे करके हमने रास्ते लगा दिया। तो जरा गाड़ी जो थी उल्ले की गाड़ी 5 मिनट तक पूरी फंसी थी 10 मिनट तक के फंसी हुई गाड़ी थी वो, उसको जैसे करके निकाला गया और साथी लोग को आवाज़ दे के बुला के भैया करके उसको निकाला गया। तो ऐसा बोलना है कि जरा कुछ ना कुछ इधर ध्यान दो और थोड़ा इसका जो भी है ब्लॉक का काम कराओ। कोई भी चालू करा दो। गुजारिश कर रहे हैं इसके ताल्लुक आप गांव में जो है उनसे गुजारिश करेंगे ना भाई, सभी को तकलीफ है ना भाई। कमिश्नर साहब से या कमिश्नर साहब को बोलेंगे, कमिश्नर साहब को बोलेंगे, गाँव को तक एमएलए साहब को बोले कोई मतलब नहीं, कमिश्नर साहब को बोलेंगे। कमिश्नर साहब को दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है अपने गाँव में। आज तो कमिश्नर साहब के हाथ में था है ना। सुबह से लोग परेशान है यार, सुबह से पूरी पब्लिक परेशान है। कई माँ बहनें अपनी पैदल जाने वाली है, उनको दिक्कत हो रही है, हाईवे पर क्रॉस करे जा रहे हैं, कुछ हादसा हो जाता है हाईवे क्रॉस करने में, इसका जिम्मेदार कौन? मेरी कमिश्नर साहब से और गाँव के कर्मचारी से ये कहना गुजारिश करता हूँ मैं कि ये रास्ते का कुछ ना कुछ हल निकालो, क्योंकि लाखों मतलब जैसे वहाँ पर ये रोड का है ना, कम से कम बहुत लोग का है। मालेगांव के पूरा मेन रोड यही है। उस साइड का रोड का काम चालू हो, वहाँ से अगर जेसीबी से ला के अगर तुम रास्ता कोर देते तो एक रास्ता निकल जाएगा जाने के रास्ते भी, और नहीं तो फिर ये नाले का कुछ भी पाइप 2 पाइप है ना पूरा ब्लॉक हो गए, इसका कुछ ना कुछ निकालो। बस मेरी यही अपील है। पहली बात तो ये जो पानी बह रहा है ये तकलीफ़ है, ये लोगों को आने जाने को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के कमिश्नर को भी आगे यहाँ देखने होना और सरमायादार लोग को भी देखने होना आगे कि यहाँ पे लोग कैसे मोटरसाइकिल रिक्शा बाइक वगैरह लेके जा रहे हैं। 4 व्हीलर को भी तकलीफ़ है, पैदल वाले को भी तकलीफ़ है। तो मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर और एमएलए भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ आके यहाँ एक परेशानी दूर करे। ये तो तीनों पाइप है, ये तीनों ब्लॉक हो गए, जेसीबी मंगा के यहाँ साफ करे। ये पानी की तकलीफ देख लो कितनी है यहाँ पे। सुबह से हम वही खिदमत में लगे हुए हैं, सब निकाल रहे हैं। जब से पानी भरा है और स्कूल का भी बहुत नागा हो रहा है, ये तकलीफ दूर हो जाने होना। ये पाइप ब्लॉक हो चुका है और पूरा पानी ऊपर आ रहा है। हमारी स्कूल की फजीता हो रही है, हमको ये रास्ता पार करके दीजिए। हमारे वास्ते हेलीकॉप्टर भी जाओ कमिश्नर साहब, स्कूल जाने के वास्ते। हम लोग को स्कूल जाने के वास्ते रास्ता नहीं है, इतना पानी है कि हम बह जाएंगे। 2 बच्चे बह चुके हैं, उनको सुबह पकड़ के निकाले। 2 बच्चे बह चुके हैं, उनको सुबह पकड़ के निकाले। हमको स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है, यहाँ पे पाइप ब्लॉक है। तो कल ऐसा पानी रहा तो कमिश्नर साहब हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देना। भाई यहाँ पानी की वजह से बहुत तकलीफ है, मजदूर आदमी को जाने आने में बहुत तकलीफ हो रही। 1 किलोमीटर ऐसे चल के जाना पड़ रहा। सुबह आओ जाओ तो एक को निकालो, किसकी साइकिल निकालो, किसकी गाड़ी निकालो, बच्चे को आने जाने स्कूल में तकलीफ हो रही। कमिश्नर साहब यही कुछ इंतजाम करो, ये पानी का रोक करो। एक 4 चाक की गाड़ी पलटी हुई धंधे पानी वाले की। बच्चे लोग मजदूर लोग खड़े, उनको इधर आना है, किधर से आएंगे वो? सबको तकलीफ है, सबको तकलीफ है। जो सफर कर रहे हाईवे पे उनको तकलीफ है, जो गांव में से इधर जा रहे उनको तकलीफ है। 28 सितंबर को हमने मालदा शिवार जो कॉलोनी है 11,000 कॉलोनी जिसको बोला जाता है, अभी इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि तहसीलदार जो नवी आई है मैडम, उन्होंने दौरा किए, बहुत अच्छा काम किए। अभी तक पिछले कई तहसीलदारों ने दौरा किया और जो मट्टी का घोटाला, रेत का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई बराबर इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई की, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे बहुत तहसीलदार आए और कार्रवाई करे और वहाँ पे ये काम को कोई रोक नहीं पाया। अभी ये 2-3 दिन से इनकी वहाँ पे इंक्वायरी हुई, उसके बाद भी चोरी हो रही है चालू, अभी मौजूदा चोरी। वहाँ से रेती भी चोरी हो रही है और वहाँ से मट्टी भी निकाला जा रहा है। कॉलोनी जो बनी है वो 6-8 फीट नीचे से बनी। तुम वहाँ का दौरा कर कर देखो, गट नंबर जो 5 है, गट नंबर 5 जो खेत है, वहाँ से 10 फीट नीचे कर दी गई है और पूरी कॉलोनी गड्ढे में। आगे चल के पूरी कॉलोनी धसल सकती है क्योंकि ये पूरी मट्टी चुरा ली गई है और कम से कम ये 2007 से वहाँ चोरी हो रही है। पूरे मालदा कॉलोनी जहाँ बसाई गई है, पूरी कॉलोनी की जमीन का सर्वे करके देख लो।
कम से कम 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन आएंगी जहाँ पे मट्टी, पीली मट्टी, रेत चोरी हुई है। अब ये 2007 से चोरी हो रहा है, वहाँ आज से नहीं है। महानगर पालिका जब से बना है कोई उस पर कोई तवज्जो नहीं है। वहाँ जो डिपार्टमेंट रहा है कॉरपोरेशन का, ये इनको सब मालूम रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। पुलिस रेड गिराती भी है, कुछ नहीं, पुलिस खड़ी भी रहती है तो गाड़ी जाते रहती है, मट्टी की भी जाती है, रेती की भी जाती है, वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं। इतना अभी मसला चल रहा है, वो मैडम ने रेड गिराया, मैडम कार्रवाई की है, जाके वहाँ कॉलोनी ढसल दिया, गड्ढा है, मगर अभी भी चोरी चालू ही है। तो ये हमेशा के लिए कैसे बंद होंगे, कैसे वहाँ के उधर के लोगों को राहत मिले। आज लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहर से कि यार कॉलोनी के अंदर सुविधा मिलेंगी, हम चैन से जी सकेंगे, मगर वहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और कभी भी कोई भी कॉलोनी बैठ सकती है, क्योंकि सब कॉलोनी के अंदर अब इतने मसले हैं। सुविधा तो 2 नंबर पे रखो, जो 10 फीट 8 फीट खोदी हुई जमीन पे कॉलोनी बनाई गई है, पूरी मट्टी चोरी, रेती चोरी हुई है। 54 करोड़ रुपए के ऊपर वहाँ पे घोटाला हुआ है मट्टी और रेती का। तो उसको सही ढंग से उसकी चौकसी होनी चाहिए। मैडम ने चौकसी की है, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ऑफिसर का बिल्कुल, हम ऐसे ही ऑफिसर की डिमांड करते हैं कि नॉन करप्टेड ऑफिसर की, जो शहर का सही विकास करे, लोगों पे तवज्जो, शहर पे उसकी एक अच्छी तवज्जो हो। तो हमारा बोलना यही है कि इसकी सही कार्रवाई होना चाहिए। इसमें कहाँ तक कॉरपोरेशन के ऑफिसर इन्वॉल्व है, हम किसी को टारगेट बनाकर नहीं बोलना चाहते, मगर इसकी तुम्हारी जो खामोशी से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और इनके अब हथकड़ी लगना चाहिए ऑफिसर लोगों को, उनको ऊपर पेनल्टी लगाना। ये अभी 5 करोड़ रुपए का जो बोल रहे, चोरी तो 100 करोड़ के ऊपर की है, वो तो फिर मिलजुल के भर देंगे। वो तो इसकी सही कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक कॉलोनी जो बनी है वहाँ पे आवाम को जो शिफ्ट किया जा रहा है, उनका एग्रीमेंट अब बनना चाहिए। कॉलोनी के लोग अपना एग्रीमेंट बनाओ कि अगर कॉलोनी गिरी, हमारी जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन। कॉरपोरेशन में लिख कर मांगो, उसकी कार्रवाई करो। और हम अब इसकी कार्रवाई करवाएंगे कि जो लोग वहाँ गए, जिनको अगर कॉलोनी गिरती है, जान जाती, तो उसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन ही जिम्मेदार रहेंगी। क्योंकि मुसलसल मैं इसके माजी में भी कई टाइम हमने तहसीलदार और प्रांत ऑफिसर को उधर तवज्जो किया कि वहाँ चोरी हो रही है, मट्टी रेती चोरी हो रही है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमने एक नहीं 10 टाइम गए कि यार वहाँ पर चोरियाँ हो रही है, तुम उस पर तवज्जो दो, कार्रवाई करो, केस बनाओगे, वो सब रोकथाम हो। लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर दिया जा रहा है और पूरी कॉलोनी खस्ता हाल हो रही है, कोई तवज्जो नहीं है। तो कॉलोनी में जो बसने वाले हैं, जिनको बसाया जाएगा, ऐसे लोग बिल्कुल कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट करो तो तुम उधर शिफ्ट हो, नहीं तो जाना नहीं है। यही बोलने के लिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कॉलोनी वालों के साथ में। और उधर जो घोटाला हुआ उसकी कार्रवाई होना चाहिए। कौन कौन इसमें लीडर है वो सब सामने आ जाएंगे। तुम गिरेबान तक जाओ, उनके बहुत ढेर लोग इसमें शामिल है और एक बड़ा मंत्री भी है उसमें शामिल। इसकी सही कार्रवाई होना चाहिए और उनके गिरेबान तक जाना चाहिए। हम तुम्हारा साथ देंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया HDPI के जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर आकर आवाम को सियासी तौर से बेदार करने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कॉर्नर मीटिंगों के जरिए से कर रही है। आप लोगों को बेदार करने के लिए, आप लोगों को अपने हुकूक समझाने के लिए, आप लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करने के लिए हम लोग आपके दरमियान में अलग अलग वक्तों में अलग अलग चौक चौराहों पर आ रहे हैं। ये हमारा अपना शहर है, ये हमारे अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने इलाकों से, अपने अपने महल्लों से अच्छे नुमाइंदे, तालीम याफ्ता लोगों को इस वक्त मौजूदा दौर में सियासत करने का मौका दे। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया HDPI ये चुनिंदा नौजवानों की एक जमात जो आप लोगों के लिए एक नई सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी में शहर के पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, टीचर्स, वकील और अच्छे अच्छे डिग्रियां हासिल करने वाले इस शहर की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में
मेंबर बनकर अपने आप को बेदार कर रहे हैं। हम आप लोगों के दरमियान में एक मकसद लेकर आए हैं, एक पैगाम लेकर आए हैं कि ये सियासत जो साल के 12 महीने और 5 साल शहर के लीडर आप लोगों के दरमियान में करते हैं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक जिम्मेदारी के साथ सियासत करना आपको सिखाना चाहती है। एक हौसलामंद सियासत और एक सियासी तौर से आपको मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इसलिए इस इलाके की, खास तौर से इस्लामपुरा इलाके की आवाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि जहां पर आप लोगों ने अब तक अलग अलग सियासी लीडरों को, सियासी जमातों को सियासत के नाम पर जो मौका दिया है, वो आपके सामने जाहिर है कि आपके मौका देने के बाद ये शहर के लीडरों ने आपके इलाके के साथ और इस शहर के साथ क्या गद्दारी और क्या मक्कारी की है। इन सभी हालात को देखते हुए हम लोग आपके दरमियान में आए हैं, आप लोगों को सियासी तौर से बेदार करने के लिए कि आप अपने अपने इलाकों से उम्मीदवार जो आपके अपने इलाके का हो, ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवारी करने का मौका दे और उसको एक मशवरा करके आगे लाए। अब किसी दूसरे इलाके के उम्मीदवार को आप अपने इलाके से उम्मीदवारी ना करने दे। ये तमाम तर पैगामात, ये तमाम तर बातें लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शहर के अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर जाकर शहर की आवाम को बेदार करने का काम कर रही है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े, इसकी आइडियोलॉजी को समझे। ये शहर की नहीं, इस वक्त तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की 17 रियासतों में काम कर रही है और लगभग 450 से ज्यादा अलग अलग रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारपोरेटर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह का फजल और करम हुआ तो इंशाअल्लाह इस शहर की सियासत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी एक नया बाब लिखेगी और इंशाअल्लाह हम इसके पाबंद हैं। इसीलिए आप लोगों के दरमियान में आए हैं कि आप अब अपने अपने इलाकों से पढ़े लिखे नौजवानों को मौका दे और ऐसे नौजवान जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े। इंशाअल्लाह ये शहर हमारा है और इसको बचाने का काम इंशाअल्लाह हम ही करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखुरुता जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपने जज्बात को आप लोगों के सामने रखा, उनका मकसद यह था, उनकी तकरीर का पूरा, कि इस शहर में जो घूस प्लेट की सियासत चल रही है उससे बाहर आना। और आप लोगों से अपील भी किया कि आइए एचडीपीआई का मेंबर बनिए। जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे है अगर तो तौफीके सफर भी देना। गूंगा था मैं तो गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बात जो मैं कहूं तो उसमें असर भी देना। शहर मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एचडीपीआई की जानिब से पूरे शहर में, शहर के चौक चौराहों पर, शहर की गली मोहल्लों में जाकर के हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। हमारा बेदार करने का मकसद और एचडीपीआई का बेदार करने का मकसद यह है कि इस शहर में जो सियासी निजाम खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मालेगांव शहर का बिगड़ता हुआ सियासी माहौल, हमारे शहर की सियासत किस रुख पर जा रही है। कभी यह शहर मस्जिदों मीनारों का शहर कहलाने वाला, शहर का हर मुकर्रिर जब स्टेज के ऊपर आता है तो बड़ी शान के साथ कहता है कि मालेगांव शहर मस्जिदों का, मीनारों का, तालीमी गवारा कहलाने वाला यह शहर, न जाने किसकी नजर हमारे शहर पर लगी। क्या इस शहर के अंदर सियासी नुमाइंदगी करने वाला कोई अच्छा लीडर मौजूद नहीं है।
मालेगांव महानगर पालिका बनने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हजार करोड़ का बजट रखने वाली ये मालेगांव महानगर पालिका शहर खंडर में तब्दील होता जा रहा है। इससे अच्छा 2000 से पहले का वो वक्त था जो मालेगांव म्युनिसिपालिटी हुआ करती थी। मालेगांव म्युनिसिपालिटी के हमने वो तारीखी और तामीरी काम देखे। जरूरत महसूस करते उस वक्त मालेगांव कारपोरेशन में इतना फंड और इतना बजट भी नहीं आता था, मगर उस वक्त के लीडरों की वो दूरअंदेशी हुआ करती थी। ये शहर ने हारून अंसारी का दौर देखा, ये शहर ने शब्बीर सेठ का दौर देखा, ये शहर ने आशा हकीम का दौर देखा, ये शहर ने साथी निहाल अहमद का वक्त देखा। और कारपोरेशन पर जब यहां के लोग प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कम बजट था, मगर शहर के अंदर उस वक्त में जितनी भी आवामी बैतुल खला बनी, जितनी भी संडासें बनी, उस वक्त म्युनिसिपालिटी के फंड से बनी। आज 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन कहीं पर भी आवाम की बैतुल खला के लिए, आवाम की हाजत पूरा करने के लिए एक अच्छी संडास नहीं है। हमारे गार्डन बच्चों को खेलने वाले, बच्चों को खेल कूद के तंदुरुस्त बनाने वाले जो गार्डन, जिसको हम बगीचा कहते हैं, जिसको ओपन स्पेस कहते हैं, ये इसको बेच करके खाने का काम आज के सियासी लीडर कर रहे हैं। अल्लाह ने इस गुनहगार से दीन के हवाले से काम ले लिया है। अब ये एक थोड़ा सा शौक ही था इस नाचीज का। पिछले कई सालों से अहादीस इकट्ठा करता था मैं। ऐसी अहादीस खास तौर पर जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, ऐसी हदीसें मैं इकट्ठा करता था। बाद में अल्लाह ने ये बात दिल में डाली कि क्यों ना इन हदीस को तरतीब देकर शख्सियत की नशोनुमा के हवाले से खास तौर पर हमारे तलबा के सामने और बिलउमूम अवाम नास के सामने से मैं पेश करूं। यही एक सोच, यही एक फिक्र दिल में पैदा हुई। चुनांचे मैंने 10 उन्वानात मुंतखब किए जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, माशरे से है। और उन उन्वानात के हिसाब से बिला मुबालगा कई हजार अहादीस इकट्ठा हो गई थी। उसमें मैंने निशान जद करके अहादीस से अलग किया और उन 10 उन्वानात पर अहादीस को तरतीब देने के बाद एक फिक्र जहन में आई कि भाई खास तौर पर हमारे तलबा के लिए ये किस दर्जे में मुफीद साबित हो सकती है। इस बात को सामने रखते हुए इब्तिदाई जो कलमात है किताब में, खास तौर पर उस पर मैंने जोर दिया और बिल्कुल आखिर में कुछ अमल की तरफ उनको उकसाने की कोशिश की। न सिर्फ तलबा को, अपने आप को अमल की तरफ उकसाने की तरफ मुतवज्जह करने की मैंने कोशिश की है। किताब मुरतब हो जाने के बाद बस एक दिल में एक बात पैदा
ये जरा देखें तो कितनी अहादीस से मैंने इस्तेफादा किया है। बस बैठे बैठे वर्क करता नहीं करता ना मिलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1211 अहादीस इकट्ठा हुई हैं जो इन मुख्तलिफ उन्वानात पर बटी हुई है। मोहतरम हाज़रीन, किताब की अफादियत हमारे मुकर्रिर तो आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन सही पूछिए तो उसकी अफादियत का एहसास उस वक्त होगा जब आप उसको खुद इस नजर से देखें, इस नियत के साथ पढ़ें कि इसमें से आपको कुछ न कुछ हासिल करना है। ये जज्बा होना चाहिए। उन हदीस को अगर बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी का वो हदीस आप हिस्सा बन जाए। बार बार पढ़िए। एक आलिम दीन का किताब के देखने के बाद उनका एक बड़ा अच्छा मशवरा, बड़ा प्यारा मशवरा आया किताब की अफादियत के पेश में कि ये किताब ऐसी है हर घर में मौजूद हो और घर वाले कोई वक्त मुकर्रर कर ले, चाहे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट ही क्यों ना, छोटे छोटे बच्चे या घर के तमाम अफराद को इकट्ठा करके लेकर बैठे और 2-4-10 हदीसें बस सुने, 10 मिनट में सुने, जितनी हो सकती है। ये सिलसिला जारी रखें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे जो अहादीस उसमें इकट्ठा की गई है उसकी अहमियत, उसकी अफादियत किस दर्जे में है। एक आलिम दीन ने उन्वान देखने के बाद, सिर्फ उन्वान सुनने के बाद निहायत पसंदीदगी का मुजाहिरा किया और एक बात उन्होंने मजीद ये कही कि सिद्दीकी साहब आपने हम मुकर्रिरों के काम को बहुत आसान कर दिया। मिसाल के तौर पर एक बात है उसमें तालीम और तरबियत, इस बात पर काफी तादाद में हदीस मैंने इकट्ठा किया। तो उन साहब का ये कहना था कि अगर हमको अब इस उन्वान पर तकरीर करना है तो हमको बहुत सारी किताबों में देखने की जरूरत नहीं, ये किताब हमारे लिए काफी हो जाए। अफादियत क्या है, कैसी है, एक बार फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि आप इसे रखिए अपने पास, लीजिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें हमारे होश हवास के, हमारे दिल का एक हिस्सा बन जाए और हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। यकीन था और यकीन है भी इसकी अफादियत के पेश नजर घर के तमाम अफराद इस बात पर मुत्तफिक थे जिसकी जैसी इस्तेताब होगी वो इस किताब की तबाद पर अपने तौर पर हदियतन कुछ रकम वो मुहैया करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अकबर ने दिया किताब छपी। अब ये बात आई कि भाई इसका हदिया जब या फंक्शन जब होगा, हजरा जब होगा, तो एक रिवाज चल रहा है इजाफी कीमत पर किताबें फरोख्त होती हैं। तो उस किताब की इजाफी याफ्त जो होगी रुपये की शक्ल में, उसका क्या होगा। निहायत खुशदिली से मेरे घर के हर फर्द ने एक बात कही कि अब वो रकम हम वापस नहीं देंगे क्योंकि हमारी नीयत अलग है। अब उस काम को किसी फलाही काम में इस्तेमाल करें, उस रकम को किसी फलाही काम में इस्तेमाल करें। ये बात मैं जानबूझकर आप लोगों को कह रहा हूं, खुद सताइश का जज्बा नहीं है। एक बात की तरफ मैं आपको मुतवज्जह करना चाहता हूं जिसके लिए ये बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव CCR
इस अदारे की जिम्मेदारी पिछले कुछ 15-17 साल से इस नाजिश के कांधों पर, पहले महाराष्ट्र लेवल पर थी, अब नेशनल लेवल पर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस है, हफ्ते में 6 दिन ऑफिस खुलता है, एक पेड सेक्रेटरी है, और हम अपने तौर पर तलबा के तालीम से मुतालिक, माशरे से मुतालिक ऐसे मुख्तलिफ मसाइल से के उन्वान पर हम लोग रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। सिर्फ एक पेड सेक्रेटरी है, बाकी मेरे साथ मेरी एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें 14-15 अफराद है। ये लोग भी जब आवाज को खड़े हो जाते हैं और वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं, ये भी सब रज़ाकाराना तौर पर। लेकिन उसके अखराजात बहरहाल है, तनख्वाह है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार लेते रहे। मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप के उन्वान पर, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के उन्वान पर पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 40 वर्कशॉप और सेमिनार होने चाहिए। जाहिर है कि आने जाने का खर्च होगा, जो भी सफर खर्च होगा। तलबा के जो मसाइल आते थे, हमने ट्रेनिंग देकर हमारे असातिज़ा को इस काम के लिए तैयार किया कि वो तलबा के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करें, फॉर्म भरें। और क्या दिक्कत आती है, फीडबैक हमको दें। ये सिलसिला आज तक जारी है। ये मसाइल जो हमारे पास एक पर्टिकुलर साल में, इस साल मिसाल के तौर पर जो मसाइल आते हैं, हम लोग उसका तजिया करते हैं। हमारे एडवाइजरी कमेटी के लोग बैठकर और हस्ब जरूरत उसके मुताबिक जिम्मेदारों से मुलाकात करते हैं और उस मसले को हल करवाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव।